मेरी माँ ने मरते वक्त मुझे एक लॉकेट दिया और कहा कि इसको कभी भी नहीं खोलना। मैंने उसको सीने से लगाए रखा। शादी के बाद जब मेरी सास ने वो लॉकेट देखा तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने कांपते हुए हाथों से वो लॉकेट खोला तो अंदर एक पुरानी सी चिट्ठी निकली। वो पढ़कर मुझ पर ये बात खुली कि जिस औरत को मैं माँ समझकर पूछती रही वो तो मेरा नाम रिया है। कमरे में सन्नाटा छाया हुआ था। खिड़की के पर्दे आधे सरके हुए थे और शाम की फैलती हुई रोशनी दीवारों पर लंबे अधूरे साए डाल रही थी। मेरी मम्मी चारपाई पर लेटी हुई थी, जिनका जिस्म कंबल के नीचे अजीब सा जमता हुआ सा लग रहा था, जैसे वो पहले ही कहीं और जा चुकी हैं। दोनों हाथों से मैंने उनका एक हाथ पकड़ा। वो हाथ जो कभी मेरे सर पर रखा जाता था, आज हड्डियों का कमजोर सा ढांचा बन गया था। मैं चीखी, मम्मी। मेरी आवाज़ खुद मुझे अजनबी लगी। हलक में जैसे कांटे आ गए हों। मैंने पलकें जरा सी उठाई थी। आंखों में वही प्यार था, पर अब उसके साथ एक अजीब सी बेबसी। माँ ने सर को हिलाया और मेरी तरफ देखा, जैसे उनको चेहरा मोड़ने की भी ताकत नहीं हो। रिया बेटा। उनके होठ खुले तो आवाज़ हल्की सी आई थी। मैं फौरन से ही और करीब हो गई। मैं तड़प कर बोली कि मैं यहीं पर हूँ मम्मी, कहीं नहीं जा रही, आप ठीक हो जाएंगी। उन्होंने मुश्किल से मुस्कुराने की कोशिश की, जिस मुस्कुराहट में उम्र भर की थकान सिमट आई थी। उनका दूसरा हाथ कंबल के नीचे हल्का सा हिला। मैंने झुककर देखा तो उनकी उंगलियां मेरी गर्दन की तरफ बढ़ रही थी। उन्होंने कांपते हुए हाथों से मेरी चेन को पकड़ा। चेन के साथ बंधा हुआ वो लॉकेट, जिसको मैंने कभी गौर से नहीं देखा था, ये धीरे धीरे मेरी हथेली में आ गया था। ये रख लो मम्मी, आप बाद में दे देना, अभी आराम करिए। मैंने लॉकेट वापस उनके हाथ में रखने की कोशिश की। उन्होंने बहुत ही कमजोर पर जिद्दी अंदाज में सर हिलाया। नहीं, अभी। फिर वो रुकी, जैसे शब्द जमा कर रही हूँ, बेटा, इसको कभी नहीं खोलना। मेरा दिल जोर जोर से धड़क गया था। मैंने सवाल भरी नजरों से उनकी तरफ देखा कि मम्मी, उसमें क्या है। उनके होठों पर अजीब सी कपकपाहट उभर गई थी। बस वादा करो। मैंने लॉकेट मुट्ठी में बंद कर लिया था। मैं वादा करती हूँ मम्मी, कभी नहीं खोलूंगी इसे। उनकी उंगलियां धीरे धीरे मेरी हथेली से फिसल गई थी, जिन्हें मैंने दोबारा से पकड़ लिया, पर अब वो गिर नहीं रही थी। उनकी सांसें तेज हो गई थी। अब लंबी सांस और उसके बाद एक ऐसी खामोशी छाई जिसने पूरे कमरे को निगल लिया था। मम्मी। मैंने उनको झंझोड़ा। उनके जिस्म में अजनबी सी ठंडक उतर आई थी, जो मेरी हथेलियों से होती हुई दिल तक पहुंच गई। मैंने उनके चेहरे पर हाथ फेरा। वो जिस्म जिसमें कभी जिंदगी धड़कती थी, पत्थर सा हो रहा था। मेरी गर्दन। मैंने वो लॉकेट पकड़ा जो अजीब तरह से गर्म था। मैंने तड़प कर उनको सीने से लगा लिया और पहली बार बेआवाज रोई थी। सांस लेना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। इसलिए उस लम्हे मुझे ऐसा लगा जैसे माँ के साथ साथ मैं खुद भी कहीं मर गई हूँ। और मेरे सीने पर रखा हुआ ये लॉकेट मेरी मौत की एक निशानी है। कितनी आसानी से मेरी माँ मुझसे दूर हो जाएगी, मैंने सोचा भी नहीं था। कुछ टाइम के बाद मेरी शादी थी। उसमें क्या था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। कुछ देर तक मैं अपनी माँ की लाश के पास बैठी हुई रोती रही, पर अब बहुत देर हो गई थी। मैंने फौरन अपने चाचा वगैरह को फ़ोन करके खबर पहुंचाई थी। इतना मुझे अंदाज़ा हो गया था कि मम्मी नहीं रहीं, पर अब एक बार मैं तसल्ली करना चाहती थी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। डॉक्टर के पास जाकर भी हमें यही सुनने को मिला था कि वो इस दुनिया में नहीं रही हैं। फिर अंतिम संस्कार के इंतज़ाम मेरे चाचा ने ही संभाले थे। उस वक्त वो एक बाप का किरदार निभा रहे थे। वक्त की रफ्तार तेजी से बढ़ रही थी। अंतिम संस्कार के दिन अजीब हद तक खामोशी थी। घर में लोग आ जा रहे थे, सब अफसोस कर रहे थे, पर दीवारों में बस माँ की आवाज़ कहीं बस गई थी। हर चीज़ अपनी जगह थी, बस माँ नहीं थी। कुछ देर तक मैं बाहर लोगों के बीच बैठी रही थी और फिर थक हार कर अपने कमरे में आकर दरवाज़ा बंद किए हुए बैठ गई थी, जैसे बाहर की दुनिया मुझे इस सच से दोबारा से बेखबर कर देगी। बिस्तर के किनारे बैठकर मैंने गर्दन में पड़ा हुआ लॉकेट हथेली में निकाला था। वही लॉकेट जो अब मेरा आखिरी सहारा बन चुका था। आखिर ये उन्होंने मुझे क्यों दिया था? ये सवाल दिल में बार बार आने लगा। मैं उसको देखती रही थी, उंगलियों से उसके ऊपर बने मामूली से निशान को छूती। मम्मी को आवाज़ दे गई थी। कमरे में कोई जवाब नहीं था, पर दिल को ऐसा लगा जैसे वो सुन रही हों। मैंने लॉकेट को सीने से लगा लिया। आपने अच्छा नहीं किया, ऐसे अचानक चली गई, मुझे अकेला छोड़ दिया।
अब लग रहा था कि धीरे धीरे दिल का बोझ हल्का होने लगा। कुछ देर तक मैं ऐसे ही बैठी रही और फिर बिस्तर पर लेट गई, पर नींद आंखों से बहुत दूर थी। मैंने उस लॉकेट को तकिए के नीचे रख लिया और अंधेरे में छत को घूरते हुए धीरे धीरे खुद से बातें करने लगी कि आज आपकी बहुत याद आई मम्मी। किचन में गई थी तो खुद बस आपकी आवाज़ सुनाई दी कि थोड़ा नमक कम है। मम्मी, आपके बिना सब बेमतलब लगता है। काश आप वापस आ जाएं। प्लीज़ लौट आइए ना मम्मी, प्लीज़ लौट आइए। कुछ देर में लेटी रही थी और फिर उठकर अलमारी की तरफ बढ़ गई। अलमारी खोली तो उनकी पुरानी शॉल हाथ आ गई थी। मैंने शॉल ओढ़ी, लॉकेट को मुट्ठी में दबाकर जमीन पर बैठ गई। आप कहती थी ना कि मजबूत बनो। मैं कोशिश कर रही हूँ माँ। कमरे की खामोशी मुझे घूरने लगी। मुझे आज बहुत घबराहट हो रही है। कुछ लम्हे के बाद मैंने लॉकेट को खोलने की कोशिश की, फिर फौरन से रुक गई। माँ के आखिरी शब्द कानों में गूंज गए थे, इसे कभी नहीं खोलना। मैंने लॉकेट को प्यार किया और कहा कि ठीक है मम्मी, जैसा आपने कहा, ये राज बस आपके पास ही रहेगा। मैं इसको कभी नहीं खोलूंगी। वक्त गुजरता गया, रात कतरा कतरा करके पिघलती ही चली गई थी, पर लॉकेट मेरे अकेलेपन का साथी बन गया। मैं इससे बातें करके अपने दुख को शक्ल देती जा रही थी, अपनी कमजोरी को शब्दों में बदलती जा रही थी। शायद माँ सच में उसके अंदर कहीं जिंदा थी, ये शायद मेरा वहम था, पर इसी वहम ने मुझे टूटने से बचा लिया था, इस बात से अनजान कि ये लॉकेट एक दिन मुझे कितनी बड़ी तकलीफ से दो चार करने वाला है। वैसे भी जाने वाले के साथ मरा नहीं जाता, इस बात का एहसास मुझे कुछ ही दिनों के बाद हो गया था। मेरी जिम्मेदारी कोई नहीं लेना चाहता था, चाचा ने भी साफ मना कर दिया था। इस बीच मेरी सास से बात हो गई थी, जिन्होंने अपने दिल को बड़ा करके दिखाया और विदाई के लिए मान गईं। वक्त गुजरता जा रहा था और आज बारात का दिन भी आ गया। मुझे मेरी माँ की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। मेरी ज़िंदगी में एक वही मेरा सहारा, मेरे पापा के बाद उन्होंने मुझे एक बाप की तरह भी पाला था। मुझे कभी उनकी कमी महसूस नहीं होने दी, पर आज मुझे सबसे ज़्यादा उन्हीं की कमी महसूस हो रही थी। काश अगर मेरी माँ जिंदा होती, आज मेरी शादी धूमधाम से होती, पर जो ऊपर वाले को मंजूर होता है, वही जिंदगी में होता है। आज के दिन सब कुछ बहुत अलग था, जैसे रस्म को पूरा करना एक जिम्मेदारी हो। कमरे में औरतों की हंसी, चूड़ियों की झनकार, मेहंदी की खुशबू फैली हुई थी, पर मेरे अंदर एक खालीपन था जो किसी तरीके से नहीं भरने वाला। शीशे के सामने बैठी मैं खुद को देख रही थी। लाल जोड़ा सूजी हुई आंखों में खुशी कहीं नजर नहीं आ रही थी। अगर माँ होती तो कहती कि जरा दुपट्टा ठीक कर लो, बहुत प्यारी दुल्हन लग रही हो बेटा। मैंने एकदम से गर्दन में पकड़े हुए लॉकेट को छुआ और आंखें बंद कर लीं। उनके इस लॉकेट से मुझे ऐसा महसूस होता था जैसे हर लम्हा वो मेरे पास है। हमारी शादी कोई ज्यादा धूम धड़ाके से नहीं हुई, बहुत सादगी से हुई थी। उसके बाद चाचा ने जब मेरे सर पर हाथ रखा तो न जाने क्यों एक लम्हे के लिए मुझे मेरे पापा का प्यार महसूस हुआ, पर अगला लम्हा बिल्कुल मामूली सा महसूस हुआ था। शादी के फौरन बाद ही विदाई हो गई थी। मैं अपने ससुराल आ गई थी। वो नया घर रोशन था, दीवारों पर अभी तक ताज़ा पेंट की खुशबू बस रही थी। सास ने मुस्कुराकर मुझे अंदर वेलकम कहा था। वो एक भली अच्छी औरत थी। उनके बड़े दिल की वजह से ही आज मैं अपने घर की हो गई थी, वरना मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी और इन हालात में मैं विदा होकर अपनी ससुराल भी जा पाऊंगी या नहीं। फिर कुछ देर में मुझे मेरे पति के कमरे में बैठा दिया गया। सास ने हाथ में दूध का गिलास दिया और बोली कि बेटी इसको पी लो, तुमने कुछ खाया भी नहीं है, इतनी कमजोर सी हो, ख्याल रखो अपना, इसको अपना ही घर समझो। अब मैंने गिलास पकड़ लिया, पर दिल किसी और याद में उलझा हुआ था। वो मुझसे कुछ बातें कहती हुई चली गईं। मैं बस खामोशी से सर झुकाए हुए बैठी थी। कुछ लम्हे बाद मेरे पति ने दरवाज़ा खोला तो मैं चौंक गई। मैं खुद ही शर्म से सिमट गई थी। वो कदम कदम चलते हुए अंदर आए, मुझे देखते हुए बोले कि जी सब ठीक है। मैंने सर हिलाया और बहुत नरमी से बोली कि हाँ, बस ज़रा सा थक गई हूँ। वो मेरे पास बैठ गए थे, मेरा हाथ पकड़कर धीरे से बोले कि मम्मी की बहुत याद आ रही है ना। उनके सवाल पर मेरे सब्र का बंधन टूट गया और मेरी आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए। मैं रोती हुई आवाज में बोली कि काश वो आज यहाँ होती, काश वो मुझे अपने हाथों से विदा करती, काश आज मैं उनको गले मिलकर आई होती। पर जिंदगी के कुछ खास लम्हे काश हमेशा काश ही रह जाते हैं। मेरी बात सुनकर वो खामोश हो गए थे। फिर धीरे से बोले कि वो जहाँ भी होंगी खुश होंगी और बहुत सुकून से होंगी,
कि तुम अपने घर की हो गई हो, इसलिए अपनी तकलीफ भूलकर आज अपने खूबसूरत पल को याद रखो। चलो शाबाश, मुझे मुस्कुराकर दिखाओ, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, हर लम्हा, हर तकलीफ में। सागर की बात सुनकर मेरे होठों पर मुस्कुराहट फैल गई थी। न चाहते हुए भी मैंने अपने आंसू साफ कर लिए। ये रात मेरे पति की थी और इस रात को मैं इस तरह से बर्बाद नहीं कर सकती थी। मैंने मुस्कुराकर मान लिया था, पर दिल जानता था कि कुछ जगह कभी पूरी नहीं होती। लेकिन मैंने फिलहाल ऐसा कहा। मेरा दिल बहुत उदास था। आज की रात मैं रिश्ते की शुरुआत नहीं चाहती थी, पर पति को मना नहीं कर सकती थी, इसलिए सर हाँ में हिला दिया। वो मेरे नज़दीक आ गए, जेवर उतारने में मेरी मदद करने लगे। पर जैसे ही उन्होंने मेरी माँ के लॉकेट पर हाथ रखा, मैं तड़प कर बोली, उसको छोड़ दीजिए प्लीज़। मेरे लहजे की तड़प महसूस करके उन्होंने मुझे गौर से देखा, जबकि मैंने फौरन से नज़रें झुका ली। धीरे धीरे वो मेरे नज़दीक होने लगे थे। धीरे धीरे वो मेरे नज़दीक होने लगे थे। मुझे अजीब सी बेचैनी हुई थी, पर मैं खामोश रही थी। रात कतरा कतरा करके पिघलती चली गई, एक नई सुबह की शुरुआत की तरफ, इस बात से अनजान कि जिंदगी कैसे कैसे मोड़ तय करने वाली है। अगली सुबह का सूरज पूरी तेजी से रोशन हुआ था। मेरी आंख सूरज की पहली किरण पर खुल गई थी। कुछ देर तक मैं खामोशी से लेटी हुई छत को घूरती रही, जब अचानक से मुझे अपने गले में कुछ खालीपन सा महसूस हुआ। मैंने गर्दन पर हाथ फेरा तो मेरी गर्दन खाली थी। मैं लम्हे भर के लिए चौंक गई। मैं फौरन से बैठी थी, गले को अच्छी तरह से देखा, पर मम्मी का दिया हुआ वो लॉकेट वहां पर नहीं था। मैं परेशान होकर अपने जेवर में देखने लगी, जो रात मैंने उतारा था, पर मेरा लॉकेट वहां पर भी मौजूद नहीं था। मैंने अब अपने पति के कंधे पर हाथ रखा था और उन पर जोर डाला। मेरे इस तरह उठाने पर वो भी परेशान होकर जाग गए और मुझे देखकर पूछने लगे, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना, इस तरह क्यों कर रही हो? जबकि मैं रोते हुए बोली कि मेरा लॉकेट कहाँ है, जो कल रात आप उतार रहे थे, और मैंने आपको मना भी किया था कि वो मेरी मम्मी ने मुझे दिया है, मैं उसे नहीं खो सकती। उन्होंने आखिरी मौके पर मेरे गले में वो लॉकेट डाला था, पर आप नहीं जानते मेरा इस लॉकेट से कैसा रिश्ता है। वो मेरी माँ के बाद मेरा आखिरी सहारा है, मेरे जीने की वजह है। मेरी बात सुनकर मेरे पति का लहजा अचानक से कड़वा हो गया। क्यों आखिर, क्यों है वो तुम्हारे जीने की वजह? अरे मैं तो तुम्हारा पति हूँ, तुम्हारे जीने की वजह वो कैसे हो सकता है? तुम किसी बेजान चीज को अपने जीने की वजह कैसे कह सकती हो? दिमाग ठीक है तुम्हारा? उनकी बात सुनकर मैं चौंक गई थी और हैरत से उनका चेहरा देखने लगी। वो अपना मुकाबला एक बेजान चीज से कर रहे थे। मैं कुछ कहती उससे पहले ही वो बोले कि मेरी आंखों के सामने वो लॉकेट तुम नहीं पहनोगी। अगर तुमने वो लॉकेट पहना तो मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक करूंगा। आज शादी की पहली सुबह है, मैं कोई बुरा माहौल नहीं चाहता। बेहतर होगा कि आज तुम इस लॉकेट को रहने दो। अपने पति की बात सुनकर मैं तड़पकर बोली कि मैं नहीं पहन रही, लेकिन मुझे बताइए तो कि वो लॉकेट कहाँ पर है, कहाँ रखा है? उन्होंने साइड टेबल की तरफ इशारा कर दिया था और मुंह बनाते हुए बोले कि दराज में रखा हुआ है, पर तुम उसको नहीं पहनोगी, खासकर मेरे सामने तो बिल्कुल भी नहीं। तुम जिस चीज को मुझसे ज्यादा अहमियत दोगी, मैं तुम्हारी जिंदगी से हर उस चीज को निकाल दूंगा, वो बेजान सी चीज हो या फिर जानदार इंसान। समझ आ रही है तुम्हें मेरी बात? मैं उनकी शक्ल हैरान होकर देख रही थी। प्यार करना, जज्बाती होना बहुत अच्छा होता है, पर इस तरह का रिएक्शन मेरी समझ से बाहर था। मेरा दिल इस लॉकेट को देखने को मचल रहा था, पर अपने पति के व्यवहार को देखते हुए मैं खामोशी से वॉशरूम चली गई। फ्रेश होकर मैं बाहर आई। मेरे पति भी जाग गए थे और सोफे पर बैठे हुए मेरे बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। मुझे देखकर वो अपनी जगह से खड़े हो गए। मैं अभी कुछ कहती उससे पहले ही वो मेरे नज़दीक आए थे और मेरा हाथ पकड़कर नरमी से बोले कि मुझे माफ़ कर दो। मैंने बिना वजह तुम्हारे साथ इतने अजीब तरीके से बात की। मेरा इरादा तुम्हारा दिल हर्ट करने का नहीं था। मैं बस तुम्हें लेकर थोड़ा सा जज्बाती हो गया था। मुझे पसंद नहीं है कि मुझसे जुड़ी हुई कोई भी चीज़ मुझसे ज़्यादा किसी और चीज़ को अहमियत दे। मैं बहुत ही माफ़ी चाहता हूँ। जबकि मैं बिना कुछ भी कहे ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ गई थी। मुझे मेरे पति का व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, पर मैं कुछ नहीं बोली। तैयार होने के बाद अब मैं अपने कदम साइड टेबल के दराज की तरफ बढ़ा गई। दराज खोली, सामने ही लॉकेट रखा हुआ था। मैंने सर घुमाकर वॉशरूम के दरवाजे को देखा, जो बंद था। मैं नखरे कर सकती थी, उनसे नाराज हो सकती थी, पर अब उनके सामने लॉकेट नहीं पहन सकती थी। मैंने लॉकेट को निकालकर
अपनी मुट्ठी में दबा लिया और उसको चूम कर नम लहजे में बोली, मम्मी, न जाने क्यों मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, आप मेरे लिए गलत इंसान को चुन चुकी हैं। कुछ देर तक मैं खामोशी से लॉकेट को सीने से लगाए हुए बैठी रही, पर जैसे ही मुझे वॉशरूम के दरवाजे की खुलने की आवाज़ आई, मैंने झट से लॉकेट को साइड टेबल के दराज में डाल दिया था और चुपचाप खड़ी होकर अपने बाल संवारने लगी। कुछ लम्हे के बाद मेरे पति वॉशरूम से बाहर आ गए, फिर मेरे पीछे खड़े होकर बोले कि मम्मी की तबीयत थोड़ी खराब हो गई और नाश्ता तैयार नहीं कर पाई। नाश्ता तुम्हें बनाना होगा, आता है तुम्हें बनाना? मैंने सर हाँ में हिलाया। मुझे अजीब सी तकलीफ हुई कि शादी की पहली सुबह हर लड़की का अरमान होता है कि नाश्ता उसके घर से आए, पर मेरे अरमान ठंडा पड़ गए थे, क्योंकि मेरे लिए दुनिया में कोई भी नहीं था जो मुझे समझता। मेरी माँ के बाद मेरा मायका ही खत्म हो गया था। थोड़ी देर के बाद मैं किचन में खड़े हुए नाश्ते की तैयारी कर रही थी। आंखों में आंसू लिए हुए मैं आटा गूंथ रही थी। आज शादी का पहला दिन था। हर लड़की की तरह मेरा भी अरमान था कि मेरा पति मुझे अपने हाथों से नाश्ता करवाता, मेरे लिए बहुत कुछ अरेंज करता, पर ऐसा नहीं हुआ था। मैंने खामोशी से नाश्ता बनाया और नाश्ता लिए हुए अपनी सास के कमरे में दाखिल हो गई। वो बूढ़ी औरत थी, इसलिए बेआराम होने की वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई थी। मैंने नाश्ता उनके कमरे में ही लगा दिया। रात जो मेहमान वगैरह उनके घर थे, वो सुबह जल्दी ही चले गए थे। हम तीनों ने नाश्ता एक साथ ही किया। मेरी सास बहुत अच्छी और भली औरत थी। उनके साथ बैठकर इस बात का एहसास मुझे हो गया था कि माँ की कमी शायद उनके जरिए पूरी हो जाएगी, पर असली माँ की जगह तो इस दुनिया में कोई भी नहीं ले सकता। नाश्ते के बाद मेरी सास मेरे पति को देखते हुए बोली कि अब तुम अपनी पत्नी को रिसेप्शन के लिए कपड़े दिलवा कर ले आओ। 2 दिन बाद रिसेप्शन है। अगर कोई परेशानी होगी इस बीच तो ठीक हो जाएगा। ज्वेलरी वगैरह भी दोनों अपनी पसंद से लेकर आना। पर मेरे पति सर ना में हिलाकर बोले कि अभी कोई भी रिसेप्शन नहीं हो रहा। कौन सा शादी शानदार अंदाज में की गई है कि हम खुशियां मनाएं। जिस तरह बारात सादगी से हुई, रिसेप्शन भी मैं सादगी से ही करूंगा। ज्यादा कपड़े खरीदने की जरूरत नहीं है। मेरे पास बेकार के पैसे नहीं हैं। फिलहाल मैं दुबई जा रहा हूँ। तकरीबन मेरी वापसी 1 महीने के बाद ही होगी। हम तभी रिसेप्शन कर लेंगे। अपने बेटे की बात सुनकर मेरी सास तड़प कर बोली थी कि पागल हो गए हो क्या? तुमने मुझसे वादा किया था कि दुबई नहीं जाना है, फिर अब ये बात दोबारा से क्यों उठ गई? तुम्हारी नौकरी यहाँ पर बहुत अच्छी चल रही है, तुम्हें पैसे भी अच्छे मिल रहे हैं, तुम्हारे पापा की भी पेंशन आती है, फिर तुम्हें ज़रूरत क्या है दुबई जाकर पैसे कमाने की? अपनी माँ की बात सुनकर मेरे पति अचानक से गुस्से भरे लहजे में बोले कि अब हमारी ज़िंदगी में एक और इंसान भी शामिल हो गया, उसकी जिम्मेदारियाँ भी है, इसका बोझ भी है, जो अब मुझे ही उठाना है। कौन सा ये नौकरी करेगी जिसके बलबूते पर मैं बैठ जाऊं? आप कम से कम पापा की पेंशन के पैसे मुझे देती तो हैं, ये थोड़ी मुझे पैसे देगी जो मैं यहाँ पर बैठकर कमाऊं। उनकी बात सुनकर मैं कुछ शॉक्ड हुई। मेरी सास काफ़ी सख्त लहजे में बोली कि ये किस तरह से बात कर रहे हो तुम? अपनी पत्नी के लिए वो क्यों तुम्हें पैसे देगी? एक मर्द अपना घर चलाता है, उसके ज़िम्मे ये सब खर्च और जिम्मेदारियां होती हैं। तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? जबकि मेरे पति बोले कि मैं कोई उल्टी बात नहीं करना चाहता हूँ मम्मी, इसलिए मेरा मुंह मत खुलवाइए। और वैसे भी उसके दिमाग में सिर्फ अपनी मरी हुई माँ का ही ख्याल बसा हुआ है। कौन सा उसके लिए अपने पति की कोई अहमियत है? अगर अहमियत होती, मेरी बात कभी नहीं टालती। उनकी बात सुनकर मैंने हैरत से उनकी तरफ देखा। मेरी सास के आसार भी मेरे जैसे ही थे। वो फौरन से बोली कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जो मेरी बहू ने तुम्हारी टाल दी है, जो तुम इस तरह की बातें कर रहे हो? मेरी सास अभी अटकी हुई थी। कुछ लम्हे तक वो खामोशी से अपनी माँ को देखते रहे और फिर अपनी जगह से खड़े होते हुए बोले कि मेरे जितने भी दोस्त हैं, सबकी पत्नी नौकरी करती है, अपने पति को सपोर्ट करती है, पर खैर मैं ही बदनसीब हूँ जो मेरी जिंदगी में एक ऐसी औरत शामिल हुई है जिसकी तरफ से कोई भी उम्मीद नहीं लगाई जा सकती। खैर मैं जा रहा हूँ कुछ कागजाती कार्रवाई करने। कल मेरे दुबई की फ़्लाइट है। मेरा काम था आप लोगों को बता देना। अब आप जाने, और ये क्योंकि आपने खुद उसको मेरे लिए पसंद किया था, ये मेरी पसंद नहीं है। मेरे पति बोलकर कमरे से चले गए थे और मैं पीछे खड़ी पत्थर की मूरत बन चुकी थी। ऐसा लगता था कि जैसे किसी ने मेरा दिल निकाल कर मुट्ठी में मसल दिया हो। अगर मुझे शादी से पहले उनका ये इरादा पता हो जाता, मैं कभी भी उन जैसे इंसान से शादी ही नहीं करती। मेरी बचपन से ख्वाहिश रही
मेरी ज़िंदगी में जो भी इंसान आएगा, वो मुझसे बहुत प्यार करे। और जब से मेरी ज़िंदगी से माँ गई थी, मेरी यही ख्वाहिश थी कि कोई समझने वाला हो। पर अपने पति का व्यवहार और उनका ये अंदाज़ देख मैं इतना जान चुकी थी कि मेरी माँ जल्दबाज़ी में एक बहुत बड़ी गलती कर गई है। उन्होंने मेरा पार्टनर ठीक नहीं चुना। कुछ लम्हे के बाद मेरी सास ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे देखते हुए बोली कि शायद इसको कोई बात बुरी लगी है। अगर तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है बेटा, तुम झुक जाना और माफ़ी मांग लेना। पति को ऐसी औरतें पसंद होती हैं जो उनकी बात सुनती रहें। शादी के पहले दिन ही इस तरह से ऐसा माहौल हो जाना अच्छी बात नहीं होती। जिस बात से तुम्हारा पति परेशान हो रहा है, उससे दूरी बना लो। मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ सब कुछ है। एक लड़की के लिए उसकी माँ ही उसका सब कुछ होती है। पर अगर तुम्हारा पति उस बात का बुरा मान रहा है, तो फिलहाल के लिए खामोश हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी उसी इंसान से जुड़ी हुई है। बेहतर है कि जैसा ये कहे वैसा ही करो। अपनी सास की बात सुनकर मैं खामोश हो गई, पर दिल बहुत ज्यादा उदास हो गया था। इंसान शादी के बाद सच में बेबस हो जाता है। पूरा दिन रूटीन के मुताबिक तय हो चुका था। दोपहर का खाना और रात का खाना भी मैंने ही बनाया था। बातों ही बातों में मेरी सास ने मुझसे माफ़ी भी मांगी थी, पर मैंने उनको मना कर दिया था कि आप इस तरह से मत बोलिए। आप मेरी माँ हैं और एक माँ का ख्याल करना बेटी पर फ़र्ज़ होता है। अगर आपकी जगह मेरी माँ बीमार होती, तो क्या मैं उनसे काम करवाती? मेरी बात सुनकर वो काफ़ी जज्बाती हो गई थी। पूरा दिन मैंने अकेले ही गुजार दिया। मेरे पति घर पर नहीं आए थे। कमरे में बैठी हुई मैं अपने लॉकेट को ही देख रही थी। एक लम्हे के लिए दिल मचला था, क्या उसको खोल कर देखूं? पर मम्मी की बात फौरन से ही मेरे दिमाग में गूंज गई, उसको कभी नहीं खोलना। कभी कभी मेरे दिल में भी बहुत सवाल उठते थे कि आखिर इस लॉकेट में ऐसा क्या है जो मुझे मेरी माँ ने इसको खोलने से मना किया था। अभी मैं यही सब सोच रही थी जब कमरे का दरवाज़ा खुला और मेरे पति अंदर दाखिल हुए। उनको देखते ही मैंने फौरन से लॉकेट को अपने तकिए के नीचे छुपा दिया। जबकि वो मुझे देखते हुए वो काफ़ी सख्त लहजे में बोले कि कोई ज़रूरत नहीं है उसको छुपाने की, निकाल लो और उसको पहन भी लो। तुम एक ढीठ लड़की हो। तुम्हारे हिसाब से तुम्हारी ज़िंदगी में पति की कोई भी हैसियत नहीं है। मैं कुछ भी कहूँ, तुम्हारे लिए वो बेकार ही है। उनकी बात सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगा था। अब मैं खामोश नहीं रह पाई थी। मैं उनको देखकर फौरन से बोली कि आपको परेशानी क्या है? मेरी माँ ने मुझे दिया है, किसी अजनबी लड़के ने तो नहीं दिया जो आप इस तरह से बोल रहे हैं। मेरी माँ मर चुकी है, ये उनकी आखिरी निशानी है। मुझे इस लॉकेट से बहुत लगाव है। इसको पहनकर ऐसा लगता है जैसे मेरी माँ मेरे साथ ही है। अगर आपको ये बुरा लग रहा है तो मैं नहीं पहन रही, पर आप इसको हाथ में लेने से भी चिढ़ रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ हुआ? और अगर आप चाहते हैं कि मैं नौकरी करूं, तो मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं है। आपका साथ देना तो मेरा फ़र्ज़ है। मुझे ये करना अच्छा लगेगा। वैसे भी मेरी मम्मी हमेशा कहती थी कि पति-पत्नी गाड़ी के दो पहिए की तरह होते हैं। उनको हमेशा साथ-साथ रहना चाहिए। तब तक पत्नी अपने पति को सपोर्ट नहीं करती, पति कभी आगे नहीं बढ़ पाता। मैं कुछ और कहती, उससे पहले ही मेरे पति दहाड़ गए थे कि अपनी औकात में रहो तुम। समझ आई? अब तुम मेरे सामने बोल पड़ी हो, पर आगे से अगर तुमने अपनी ज़ुबान मेरे सामने खोलने की कोशिश की, तो मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल कर दूँगा। तुम्हारी कोई औकात नहीं है कि तुम मुझे सपोर्ट करो और मैं आगे बढ़ूँ। ऊपर वाले ने मुझ में बहुत काबिलियत दी है। तुम जैसे लोगों को मैं रोज़ अपने काम से निकाल देता हूँ। तुम्हारी औकात मेरे सामने सिर्फ झुककर रहने की है। अगर अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहती हो तो वही करो जो मैं कहूँगा। सबसे पहले इस लॉकेट को अपनी ज़िंदगी से दूर कर दो, नहीं तो मेरा तुम वो रूप देखोगी जिसे तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। मैं हैरत से उनकी शक्ल देख रही थी। ये वही इंसान था जो शादी से पहले इतनी नरमी से रहता था कि मम्मी उनकी नज़र उतारती नहीं थकती थी। कल रात जब हम दोनों करीब आए थे, उन्होंने अगर मुझसे अपनी ख्वाहिश की थी, प्यार भरी बातें की थी, तब तो ये एक अलग इंसान थे। पर अब उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि उनसे ज़्यादा जालिम और मुंहफट कोई भी नहीं है। मैंने अपने आप को संभाल लिया। मैं अपनी जगह से खड़ी हो गई और उनके नज़दीक जाकर बोली कि सुनिए, मेरा इरादा आपके दिल को हर्ट करने का नहीं है। मैं वादा करती हूँ कि मैं इस लॉकेट को अब हाथ भी नहीं लगाऊंगी। प्लीज़ मेरे साथ इस तरह से बिहेव मत करिए। मेरा इस दुनिया में आपके सिवा कोई भी नहीं है। आप ही मेरा सब कुछ है। मैं बहुत उदासी से बोली थी। कुछ देर तक वो मेरी आंखों में देखते रहे और फिर बहुत सख्त लहजे में बोले, इस बात को अब याद कर लेना, क्योंकि मैं अपनी बात दोहराना ज़रूरी नहीं समझता।
मेरे सामने लॉकेट नहीं आना चाहिए। तुम इस लॉकेट को हाथ भी नहीं लगाओगी, उसको अलमारी में बंद कर दो। जो मैं कहूँगा तुम्हें करना पड़ेगा। नौकरी तुम्हें हर कीमत करनी ही होगी। मुझे एक जॉब वाली पत्नी चाहिए, ना कि घर संभालने वाली। समझ रही हो ना? तो मैंने सर हाँ में हिला दिया था। वो और बोले कि कल मेरी दुबई की फ़्लाइट है, पीछे से तुम मेरी माँ का बहुत ख़्याल रखोगी। फ़िलहाल तुम अभी ध्यान रखना कि मैं जब दुबई से वापस आ जाऊँगा, तुम्हारे लिए अच्छी नौकरी तलाश करूँगा और फिर तुम अपनी काबिलियत से पैसे कमाना, घरेलू खर्च के लिए तुम्हें अपना हिस्सा डालना होगा। समझ आई? मैंने बिना कुछ कहे सर हाँ में हिला दिया था। कुछ लम्हे वो खामोशी से मुझे देखते रहे और फिर नरमी से बोले कि रिया, मुझे तुमसे सुकून चाहिए। फ़िलहाल सब चीज़ भूलकर सिर्फ मुझे याद रखो। वो धीरे-धीरे मेरे पास आ गए, जबकि मैं बिना कुछ भी कहे खामोश रही, इस बात से अनजान कि 2 दिन मेरे लिए कितनी बड़ी मुश्किल के होने वाले हैं। वक्त धीरे-धीरे गुजरता जा रहा था। अगली सुबह का सूरज तेजी से रोशन हुआ था। मैं अपने पति के जागने से उठ गई थी। उन्होंने मेरे ही हाथों से अपने बैग को भी पैक करवाया और अपनी माँ को अलविदा कहकर अपने दोस्त के साथ एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए। उनको विदा करते हुए मेरा दिल बहुत ज़्यादा उदास हो रहा था। शादी के दूसरे दिन ही वो दुबई जा रहे थे। एक औरत के लिए उसका पति ही सबसे पहले सहारा होता है और शादी के दूसरे दिन ही पति का चले जाना एक औरत को गहरे इम्तिहान में डाल देता है। उनको अलविदा बोलकर मैं वापस अपने कमरे में आई थी और वापस से लेट गई, पर दिल इतना ज़्यादा उदास हो रहा था। मुझे एक लम्हे के लिए भी चैन नहीं मिल रहा था। मैंने कुछ सोचकर साइड टेबल के दराज से मम्मी का दिया हुआ लॉकेट निकाला और उसको गौर गौर से देखने लगी। आज मेरी मम्मी को तकरीबन 3 महीने का टाइम बीत गया था, पर इस बीच मैंने लॉकेट नहीं खोला था। कई बार दिल में अरमान पैदा हुआ कि एक बार खोलकर देख लूं, इसमें कुछ ज़रूर था। मुझे बाहर से ये महसूस होता था, पर मैंने नहीं खोला। मम्मी के कहने के मुताबिक मैं ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहती थी जो उनकी आत्मा को तकलीफ पहुंचाए। मैंने अब इस लॉकेट को अपने गले में वापस से सजा लिया। इस लॉकेट को पहनकर ऐसा लगता था जैसे मुझे मेरी दुनिया वापस मिल गई हो, मेरी माँ मेरे आसपास ही कहीं बैठी हुई हो। मैंने उस लॉकेट को अपने होठों से लगाया और अब आंखों में लगाने लगी थी। पूरा दिन रूटीन के मुताबिक गुजरा। ज्यादातर वक्त मैंने अपने कमरे में ही गुजारा, क्योंकि मेरी सास की भतीजी आ गई थी जो उनका ख्याल रख रही थी। इसलिए मुझे ज्यादा उनके कमरे में जाने की जरूरत नहीं पड़ी थी। रात के पहर मैं किचन में खड़ी हुई अपने लिए खाना निकाल रही थी, जब अचानक से मुझे अपने पीछे आहट सी महसूस हुई। मैंने पलटकर देखा तो मेरी सास की भतीजी खड़ी हुई थी। कुछ लम्हे तक वो मुझे देखती रही और फिर एकदम से बोली कि आप कब अपने घर जाएंगी। उसका अंदाज काफी सख्त था। मैंने हैरत से उसकी शक्ल देखी और एकदम से बोली, मैं अपने घर को छोड़कर कहीं और क्यों जाऊंगी भला? मेरे पति का घर ही मेरा अपना घर है। मेरी बात सुनकर वो हल्का सा मुस्कुराई। ऐसा लगता था जैसे वो मेरी बात का मजाक उड़ा रही हो। कुछ लम्हे बाद वो मुझे बोली, अगर पति का घर है तो फिर पति कहाँ है? मैंने सुना है पत्नी के पीछे पति पागल हो जाते हैं, और आपका पति तो शादी के 2 दिन बाद ही आपको छोड़कर चला गया। इतनी अजीब बात, आपने अपने पति को खुद से इतनी जल्दी दूर कर दिया। सागर काफी सख्त व्यवहार के इंसान है, उसका दिल जीतना आसान नहीं है। आपने जरूर ऐसी कोई हरकत की है जो उसे आपसे दूर कर चुका है। उसकी बातें न जाने क्यों मुझे कुछ सोचने पर मजबूर कर रही थी। कुछ देर में खामोश रही और फिर उसको देखते हुए बोली कि आप एक बात तो बताओ, बुरा नहीं मानना, पर मैं जानना चाहती हूँ। उसने सर हाँ में हिलाया तो मैं उसको देखते हुए बोली कि क्या तुम सागर को पसंद करती हो? मैं कुछ कहती उससे पहले ही वो मुझे देखते हुए गुस्से से बोली कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर इल्ज़ाम लगाने की? अगर मैं उनके ख्याल के लिए यहाँ पर आ गई हूँ तो क्या तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगाओगी? तुम्हारी इतनी हिम्मत, अभी जाकर मैं तुम्हारी सास को शिकायत करती हूँ। तुम समझती क्या हो खुद को? सागर से भी करूँगी तुम्हारी शिकायत। तुमने मुझ पर इतना घटिया इल्ज़ाम कैसे लगाया, जबकि मैं अपनी जगह पर बिल्कुल सुन्न हो गई थी। जितने अजीब तरीके से वो बिहेव कर रही थी, मैं हैरान थी कि आखिर उसको क्या हुआ है। मैं उसको कुछ कहती उससे पहले ही वो पाँव पटक कर चली गई। मुझे अब घबराहट सी होने लगी थी कि अब मेरी सास मेरी क्लास लगाएंगी। कुछ देर तक मैं किचन में ही खड़ी रही। दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था कि सास के कमरे में जाकर अपने हिस्से की सफाई दूं या फिर अपने कमरे में चली जाऊं। लेकिन कुछ देर के बाद मैंने यही फैसला किया था कि फिलहाल खामोश रहूं, अपने कमरे में चली जाऊं। शादी को दूसरा दिन है, कोई भी तमाशा करने की ज़रूरत नहीं है।
मैं चुपचाप खाने की ट्रे लिए हुए अपने कमरे में आ गई थी, पर एक निवाला भी मेरे हलक से नहीं उतर रहा था। मेरे पास मोबाइल भी नहीं था कि मैं अपने पति से फ़ोन पर कांटेक्ट करके उनको सब सिचुएशन बता देती जो भी था। वो मेरे पति थे, मैं उनसे ही अपने दिल की हर बात कर सकती थी, उनको ही अपने हालात का बता सकती थी और एक वही थे जो मुझे समझते, पर मेरे पास ना मोबाइल था और ना ही उनका नंबर। रात धीरे-धीरे गुजरती जा रही थी। अगली सुबह जब मैं अभी जागी थी, जब कमरे का दरवाज़ा खोलकर मेरी सास अंदर दाखिल हुईं, उनको देखकर मैं फ़ौरन से खड़ी हो गई। उन्हें अपने कदमों पर खड़ा देखकर मुझे एक तरह की खुशी भी महसूस हुई, पर टेंशन भी हो रही थी। ज़रूर वो रात उनकी भतीजी के साथ जो बहस हुई, उसके हवाले से ही बात करने आई थी। मैं उनके सामने सर झुकाए हुए खड़ी हो गई। वो मेरे पास आ गई और मुझे देखते हुए बोली कि तुमने मेरी भतीजी के साथ कल बिना वजह क्यों बहस की? कितनी गलत बात है। वो मेहमान है और मेरा ख्याल करने के लिए आई है। तुम्हें क्या ज़रूरत थी उस पर इल्ज़ाम लगाने की? उनकी बात सुनकर मैं सर झुकाए हुए बोली कि मम्मी, वो मेरे मुंह से निकल गया था। मेरा इरादा उसको तकलीफ पहुंचाने का नहीं था। वो बहुत ही अजीब तरह से बिहेव कर रही थी। मुझे लगा कि शायद वो सागर को पसंद करती है। अगर वो कह देती, मैं उसके साथ कोई भी बदतमीजी नहीं करती, बल्कि उसको समझाती। वो बिल्कुल मेरी छोटी बहन की तरह है। मेरी बात सुनकर मेरी सास सर को ना में हिलाकर बोली कि हर रिश्ते का एक अलग हिस्सा और जगह होती है। मैं तुम्हारे जज्बात समझती हूँ, पर बेटा, इस तरह से किसी को भी मुंह खोलकर हर बात नहीं की जाती। जबकि मैं सर झुका गई। अभी वो और बोली, वो रात ही अपने घर जा रही थी, पर मैंने उसको रोका था ताकि सुबह तुम मुझसे माफ़ी मांग सको और फिर वो अपने घर चली जाए। मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू के हवाले से कोई भी गलत बात करे। जबकि मैं सर झुकाकर बोली कि मम्मी, जैसा आप बोलेंगी वैसा ही होगा। और मम्मी, अभी मैं अपनी बात पूरी करती जब अचानक से वो मेरे पास आई। मैं घबराकर 2 कदम पीछे हुई, पर वो और करीब आ गई थी और मेरे लॉकेट को पकड़कर बोली कि ये लॉकेट तुम्हें कहाँ से मिला है? उनकी बात सुनकर मैंने हैरत से उनकी तरफ देखा। वो काफ़ी सवाल भरे लहजे में बोली कि सच-सच बताओ, ये लॉकेट तुम्हें कहाँ से मिला है? झूठ कहने की ज़रूरत नहीं है। क्या सागर ने तुम्हें दिया है? मैंने सर को ना में हिलाया और सर झुकाकर बोली कि मरते वक्त मेरी माँ ने इसको मेरे गले में डाला था और मुझे बोला था कि इसको संभाल कर रखना और कभी उसको नहीं खोलना। जबकि वो मेरी बात सुनकर बोली, तुम्हारी माँ का नाम सपना था ना? मैंने सर को हाँ में हिलाया तो वो एकदम से जमीन पर सर पकड़कर बैठ गई। मैं घबराकर उनके पास बैठी। वो सर को ना में हिलाकर बोली, मुझे तुम्हारी माँ को देखते ही एहसास हो गया था कि मैं इस औरत से मिल चुकी हूँ। जब भी सागर तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार रख रहा था, मुझे तुम ये बताओ, क्या उसने तुम्हारे गले में ये लॉकेट देखा है? मैंने सर हाँ में हिलाया तो वो और परेशानी से बोली, फिर मुझे पहले क्यों समझ नहीं आया कि उसके व्यवहार का शादी से पहले वो तो तुम्हारे बारे में बहुत बातें करता था, पर अब उसका ये अंदाज देखकर मैं खुद ही हैरान थी। पर अब सब कुछ समझ आ रहा है कि वो ऐसा क्यों कर रहा था। उनकी बात मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं बैठ रही थी। मैं परेशान होकर बोली, प्लीज़ आप मुझे बताइए क्या मतलब है इस सब का? वो बोली, अपना लॉकेट उतारो और इसको खोलो। तुम्हारी माँ ने कहा था कि इसको कभी मत खोलना, क्योंकि उसके अंदर तुम्हारी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ एक राज है। खोलो इसको। तब मैंने धड़कते हुए दिल के साथ अपने लॉकेट को उतारा था और मम्मी की बात को नज़रअंदाज करते हुए लॉकेट खोल दिया। इस लॉकेट के अंदर एक छोटा सा खत मौजूद था। मैंने उसको निकाल लिया, पर जैसे ही मैंने उसको खोलना शुरू किया, वो एक पर्चा था जिस पर मम्मी की लिखावट साफ नजर आ रही थी। मैंने उसको गौर से पढ़ना शुरू किया, क्योंकि उसको बहुत छोटा-छोटा करके लिखा गया था। मेरी प्यारी बेटी, मैं जानती हूँ जब तुम ये खत खोलोगी, ज़रूर तुम्हारी ज़िंदगी का कोई हिस्सा तुम्हें नज़र आएगा, क्योंकि मेरे कहने के मुताबिक तुम्हें इसको नहीं खोलना चाहिए। मैं जब मर चुकी होंगी, जब तुम्हें ये लॉकेट मिलेगा, मैं आज तुम्हें एक सच बताना चाहती हूँ। तुम मेरी सगी बेटी नहीं हो, तुम एक नाजायज़ औलाद हो, जिसको मैंने कचरे के ढेर से उठाया था। ये लॉकेट तुम्हें तोहफे के तौर पर एक अजनबी औरत ने ही दिया था, वो भी तुम्हारा सच जानती है। इस दुनिया में अगर कोई ये सच जानता है कि तुम मेरी बेटी नहीं, बल्कि एक नाजायज़ औलाद हो, तो वो औरत और मैं ही। बेटा, मुझे माफ़ कर देना। बेटा, मुझे माफ़ कर देना। मैं अपनी ज़िंदगी में तुम्हें ये हकीकत नहीं बता पाई। मैं तुम्हारी नाराज़गी से डरती थी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और उम्मीद करती हूँ तुम्हारी ज़िंदगी खुशहाल होगी। मैं इस दुनिया से जा चुकी हूँ,
पर तुम्हें यही बोलूँगी कि अपना ख़ास ख़्याल रखना, अपने अच्छे बुरे को समझना, कभी भी कुछ गलत नहीं करना। तुम बहुत अच्छी भली हो, तुमने कभी कोई गलत काम नहीं किया। तुम नाजायज़ हो या जायज़ हो, इसमें तुम्हारा कोई भी कसूर नहीं। तुम इंसान हो, सिर्फ इतना जानना ही काफ़ी है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। पैदा करने वाली माँ बहुत ऊंचा दर्जा रखती है, पर पालने वाली माँ का दर्जा सबसे ऊंचा होता है। और मैं इतना ही समझूंगी कि तुम मुझे माफ़ कर चुकी हो, मेरी प्यारी गुड़िया। तो मैंने हैरत से सामने खड़ी हुई औरत को देखा था। यानी इस लॉकेट को किसी और ने नहीं, बल्कि सामने खड़ी हुई औरत ने ही दिया था, यानी मेरी सास ने। मैं कुछ कहती उससे पहले ही वो बोली कि तुम्हारा पति इस वक्त 10 साल का था। मेरे पास 2 लॉकेट थे, एक तुम्हारे पति का और एक मेरा। मैंने अपना लॉकेट तुम्हें दे दिया ताकि तुम्हारी माँ उसको बेचकर तुम्हारी परवरिश कर सके। ये सोने का लॉकेट है, पर उसने नहीं बेचा। शायद तुम्हें शादी का तोहफा देना चाहती हो बेटा। तुम्हारे पति का व्यवहार इसलिए तुम्हारे साथ खराब है क्योंकि तुम एक नाजायज औलाद, और ये बात उसको परेशान कर रही होगी। उनकी बात सुनकर मैं उस पल टूट गई थी और बहुत बुरी तरह से रोई, पर उन्होंने मुझे गले से लगा लिया और मुझे हौसला दे दिया कि तुम परेशान मत हो, मैं हूं तो तुम्हारे साथ। इस वक्त जो होना था वो हो गया, अब हमें नई जिंदगी की तरफ कदम बढ़ाना है। मैं बात करूंगी तुम्हारे पति से, उसको समझाऊंगी कि इसमें तुम्हारा कोई भी कसूर नहीं है। तुम तो हकीकत को जानती ही नहीं हो। जबकि मैं कुछ नहीं बोल पाई। मेरी सास कमरे से चली गईं। उन्होंने मेरे पति से क्या बात की थी, मैं नहीं जानती थी। 2 दिन के बाद वो लौट आए थे। उन्होंने आकर मुझसे माफ़ी मांगी और मुझे सीने से लगाकर हौसला दिया। मैं अब अपने पति के साथ बहुत खुश रह रही हूँ, पर इस सच्चाई ने मुझे बहुत तोड़ दिया। मैंने अपनी माँ का जिक्र करना अपने पति के सामने छोड़ दिया। इस लॉकेट को मैंने अलमारी के आखिरी रैक में छुपा दिया। जब मैं कमरे में अकेली होती हूँ, तब मैं उस लॉकेट से बातें करके अपना दिल हल्का कर लेती हूँ। मैं सब सुनने वालों से एक बात कहना चाहती हूँ, औलाद जायज़ हो या फिर नाजायज़, इसमें इंसान का कोई कसूर नहीं होता। इसलिए ये दुनिया को चाहिए कि उस इंसान यानी कि बच्चे को तकलीफ देना, इल्ज़ाम देना छोड़ दें, क्योंकि वो खुद ज़माने का डसा हुआ होता है। उस रात के बाद घर जैसे बिल्कुल बदल गया था। सब कुछ वही था, वही दीवारें, वही कमरा, वही लोग, पर मेरे अंदर कुछ टूट चुका था। मैं अपने पति के साथ उसी बिस्तर पर लेटी थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे हमारे बीच कोई अनदेखी दीवार खड़ी हो। वो मेरी तरफ पीठ किए लेटे थे। उनकी सांसों की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी, पर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझसे बहुत दूर हैं। मैं आंखें बंद करने की कोशिश करती रही, पर नींद आंखों से कोसों दूर थी। बार बार मम्मी का चेहरा आंखों के सामने आ जाता, उनकी मुस्कान, उनका मुझे मेरी गुड़िया कहना, और फिर वो शब्द नाजायज़। मैंने चुपके से करवट बदली और छत को देखने लगी। दिल में एक सवाल बार बार उठ रहा था, क्या मैं सच में किसी की अपनी नहीं हूँ? मेरे पति ने मुझसे माफ़ी मांग ली थी, मुझे गले भी लगाया था, पर उस सच्चाई का बोझ अभी भी मेरे सीने पर पत्थर बनकर रखा था। मैं रोना चाहती थी, पर आवाज़ नहीं निकल रही थी। डर लग रहा था कि अगर रो पड़ी तो कहीं सब कुछ फिर से बिखर न जाए। वो आधी रात को चुपचाप बिस्तर से उठे और छत पर चले गए। ठंडी हवा चल रही थी, पर उनके अंदर जैसे आग लगी हुई थी। उन्हें अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। बेटा, उसमें उसका कोई कसूर नहीं है। उन्हें याद आया कि शादी से पहले वो मेरे बारे में कितनी बातें करते थे, कितनी उम्मीदें थीं, और फिर जैसे ही सच पता चला तो वो खुद ही बदल गए। उन्होंने खुद से सवाल किया कि क्या मैंने उसके साथ इंसाफ किया। वो मुझसे नाराज़ थे, पर असल में वो सच्चाई से नाराज़ थे जिसे मैं खुद भी नहीं जानती थी। और उसी गुस्से में उन्होंने मुझे अकेला छोड़ दिया। उस पल उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि गलती मेरी नहीं, उनकी कमज़ोरी थी। अगली सुबह घर में हल्की सी हलचल सी थी। मैं अपने कमरे में चुपचाप बैठी हुई थी, हाथ में चाय का कप लिए, पर पीने का मन नहीं था। तभी बाहर दरवाजे की घंटी बजी। कुछ देर के बाद सास कमरे में आई और बोली, बेटा, नायरा आई है। मैंने हैरानी से उनकी तरफ देखा। नायरा? हाँ, उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि सागर की चाची की बेटी है। कल उसे सब पता चला तो सुबह सुबह चली आई। कुछ ही पलों में नायरा कमरे में दाखिल हुई। सादे से कपड़े, खुले हुए बाल, चेहरे पर कोई बनावट नहीं। उसने मुझे देखा, पर कोई सवाल नहीं किया, बस पास आकर मेरे सर पर हाथ रखा। उसी के स्पर्श में मुझे वो अपनापन सा महसूस हुआ जो पिछले कई दिनों से कहीं खो गया था। कैसी हो? उसने बस इतना ही पूछा और बस मेरे सब्र का बांध टूट गया। मैं उसके सामने रो पड़ी, बिल्कुल बच्चों की तरह।
नायरा ने मुझे चुप कराने की कोशिश नहीं की, वो बस मुझे अपने कंधे पर रोने देती रही। थोड़ी देर के बाद बोली कि कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें बोलकर हल्का करना ज़रूरी होता है। थोड़ी देर के बाद नायरा सागर के पास गई। वो बाहर बरामदे में बैठे हुए थे। नायरा ने बिना किसी घुमाव से उनसे कहा, तुमने उसको बहुत तोड़ दिया है सागर। सागर ने सर झुका लिया और बोला कि मुझसे संभाला ही नहीं गया। तब नायरा ने गहरी सांस ली। इसमें कमजोरी सच में उसकी नहीं थी सागर, कमजोरी तो हमारी सोच की होती है। उसकी बात सागर के दिल में उतर गई। उस दिन के बाद चीजें धीरे धीरे बदलने लगीं। सब एकदम ठीक नहीं हुआ, पर कोशिश शुरू हो गई थी। मैं अब भी टूटती थी, डरती थी, खुद से सवाल करती थी, पर अब अकेली नहीं थी। नायरा मेरे साथ बैठती, मुझसे बातें करती, मुझे बाहर लेकर जाती। वो बार बार एक ही बात कहती कि तुम्हारा सच तुम्हारी पहचान नहीं है। नायरा के आने के बाद घर का माहौल थोड़ा बदला हुआ सा लगने लगा था। वो कोई ऐसा इंसान नहीं थी जो जबरदस्ती सवाल पूछे या दिल की परतें उधेड़ दे। वो बस हमारे आसपास रहती थी, जैसे ये एहसास दिलाने के लिए कि अब तुम अकेली नहीं हो। जब दोपहर का वक्त था, मैं खिड़की के पास बैठी हुई बाहर आंगन को देख रही थी। धूप हल्की हल्की जमीन पर गिर रही थी, पर मेरे अंदर अजीब सी ठंड जमी हुई थी। नायरा मेरे पास आकर बैठ गई। कुछ देर चुप रही, फिर बोली कि तुम्हें पता है, कई बार जिंदगी हमें ऐसे सवाल दे देती है जिनका जवाब तुरंत नहीं मिलता। मैंने उसकी तरफ देखा। आंखों में नमी थी, पर आवाज बहुत हल्की निकल पाई। और जब जवाब ही न मिले तो वो हल्का सा मुस्कुराई। तो फिर सवाल के साथ जीना सीखना पड़ता है। उसकी बात मेरे दिल में कहीं गहरी उतर गई। मैंने पहली बार महसूस किया कि हर सच का मतलब टूटना नहीं होता। शाम को सागर जल्दी घर आ गए। पहले वो सीधा अपने कमरे में चले जाते थे, पर आज उन्होंने मुझे किचन में देखा तो रुक गए। कुछ कहना चाहते थे, पर शब्द जैसे गले में अटक गए हों। मैंने भी नजरें झुका ली। कुछ पल के बाद उन्होंने बस इतना कहा कि तुम थक गई होगी, बैठ जाओ, मैं कर लेता हूँ। पर मेरे लिए बहुत बड़ी थी। मैं वहीं बैठ गई और पहली बार बिना डर के उन्हें काम करते हुए देखा। उनके चेहरे पर कोई झुंझलाहट नहीं थी, बस एक अजीब सी चुप्पी थी जिसमें पछतावा साफ झलक रहा था। रात को जब सब खाना खा चुके थे, नायरा मेरे कमरे में आ गई। उसने दरवाज़ा बंद किया और बोली, एक बात पूछूं आपसे? मैंने सर हाँ में हिला दिया। क्या तुम्हें डर लगता है? उसने सीधा सवाल किया। मैं कुछ देर चुप रही, फिर बहुत धीमी आवाज में बोली, हाँ, हर वक्त। पर किस बात का? इस बात का कि कहीं कोई फिर से ये ना कह दे कि मैं गलत हूँ। नायरा ने मेरा हाथ थाम लिया। सुनो, उसने बहुत भरोसे से कहा कि तुम्हें ये समझना होगा कि दुनिया जो ठप्पा लगाती है वो सच नहीं होता। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, पर लोग नहीं समझते। लोगों को समझाना भी तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। उसने कहा कि खुद को संभालना ही बहुत बड़ा काम होता है। इधर सागर भी अपने अंदर एक जंग लड़ रहे थे। उन्हें बार बार वो पल याद आ रहा था जब उन्होंने बिना कुछ कहे घर छोड़ दिया था, जब उन्होंने मुझे अकेले उस सच्चाई के साथ छोड़ दिया जिसका बोझ वो खुद भी नहीं उठा पाए थे। उन्होंने नायरा से कहा कि मैंने उससे नजरें चुरा ली। नायरा ने शांत आवाज में जवाब दिया, अब नजरें मिलाने की हिम्मत जुटाओ। उस रात सागर देर तक नहीं सो पाए। अगले दिन रिश्तेदारों का आना जाना शुरू हो गया। कोई सीधे तो कुछ नहीं कहता था, पर निगाहों में सवाल साफ दिखते, फुसफुसाहट और वो चुपती हुई खामोशी। मैंने खुद को कमरे तक सीमित कर लिया। वो लॉकेट अलमारी में बंद था, पर उसका वजन अब भी मेरे दिल पर था। नायरा हर बार मेरे पास आकर बैठ जाती। जब सांस भारी लगे तो बाहर निकल आना, वो कहती, कमरे में डर बढ़ता है। एक दिन हिम्मत करके मैं सागर के पास जाकर बैठ गई। दिल बहुत तेज धड़क रहा था। मैंने कहा कि मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए ये सब आसान नहीं है। उन्होंने मेरी तरफ देखा, आंखों में पानी था, पर मैंने इसे तुम्हारे लिए और मुश्किल बना दिया। पहली बार हमने बिना बहस के बात की थी, बिना किसी इल्ज़ाम के, बस सच के साथ। धीरे धीरे मैं सीख रही थी कि अपने सच के साथ कैसे जिया जाता है। हर दिन मजबूत नहीं होता था, पर हर दिन टूटने वाला भी नहीं था। नायरा कुछ दिनों के बाद वापस चली गई, पर जाते जाते उसने मेरे कान में कहा कि याद रखना, तुम जैसी हो बस वही काफ़ी है। लॉकेट अब भी अलमारी में था। मैं उसे रोज नहीं खोलती, पर अब उससे डरती भी नहीं थी, क्योंकि मुझे समझ आ गया था कि मेरी पहचान किसी पर्चे में लिखे शब्दों से नहीं, मेरे कर्मों से तय होती है। और ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी, पर अब मैं तैयार थी। नायरा के जाने के बाद घर फिर से थोड़ा सूना सा लगने लगा था, लेकिन अब वो सूनापन पहले जैसा डरावना नहीं था। अब उसमें आदत शामिल हो गई थी।
मैं सुबह जल्दी उठ जाती, खिड़की खोलती, ठंडी हवा महसूस करती, धूप को कमरे में आने देती और खुद से कहती कि आज का दिन बस काटना नहीं है, उसको जीना है। कभी कभी मैं आईने के सामने खड़े होकर अपने ही चेहरे को देर तक देखती रहती। वही आंखें, वही नाक, नक्श, सब कुछ वही था। फिर भी मन सवाल करता, क्या लोग मुझे भी ऐसे ही देखेंगे जैसे मैं खुद को देखती हूँ? सागर अब कोशिश करने लगे थे। वो बातें कम करते, पर मौजूद रहते थे। कभी चाय खुद बना लेते। उनके पूछने भर से दिल को थोड़ी राहत मिल जाती थी। एक शाम उन्होंने कहा, अगर तुम चाहो तो हम कहीं बाहर चल सकते हैं। मेरे लिए ये छोटा सा वाक्य बहुत बड़ी बात थी। मैंने हल्का सा सर हिला दिया। हम दोनों बिना ज्यादा बात किए गाड़ी में बैठे। रास्ते भर खामोशी छाई थी, पर वो खामोशी अब चुपती नहीं थी। उधर घर में बातें शुरू हो चुकी थी। कोई कहता कि आजकल बहू बहुत चुप रहती है, कोई कहता कि शादी के बाद ऐसी नहीं होती लड़कियां। मैं जानती थी ये बातें मेरे कानों तक जरूर पहुंचेंगी, और पहुंची भी थी। एक दिन सास ने मुझे अपने पास बुलाया। उनका चेहरा थका हुआ था। उन्होंने कहा, बेटा, लोग बोलेंगे, पर तुम्हें खुद को कमजोर नहीं पड़ने देना। मैंने पहली बार उनकी आंखों में डर देखा। डर इस बात का कि कहीं मैं टूट न जाऊं। मैंने धीमे से कहा कि मम्मी, मैं कोशिश कर रही हूँ। उन्होंने मेरा सर सहलाया। इतना काफी है। उस रात में देर तक जागती रही। अलमारी खोलकर मैंने वो लॉकेट निकाल लिया। हाथ तेजी से कांप रहे थे, पर इस बार डर नहीं था। मैंने उसे हथेली में रखा और बोली, मम्मी, अगर आपने मुझे सच से बचाया था तो शायद इसीलिए कि मैं पहले मजबूत बन सकूं। आंखों से आंसू बहते रहे, पर दिल हल्का होता गया। कुछ दिन के बाद एक रिश्तेदार आई। उनकी बातें मीठी थी, पर नजरें तोलने वाली। उन्होंने हंसते हुए पूछा, बेटी, मायके में सब ठीक है ना? मैं समझ गई थी कि ये सवाल नहीं, ये एक तरीके से वो जांच रही थी। और पहली बार मैंने नजरें नहीं झुकाई, बस इतना कहा कि हाँ, सब ठीक है। इतना कह पाना भी मेरे लिए एक जीत थी। सागर ने ये सब देखा। शाम को उन्होंने कहा कि अगर किसी ने तुम्हें तकलीफ दी तो मुझे बताना। मैंने उनकी तरफ देखा। उनकी आवाज़ में अब मजबूरी नहीं, एक जिम्मेदारी थी। मैंने कहा कि मुझे बस इतना चाहिए कि तुम मेरे साथ खड़े रहो। मैं अपने अतीत से नहीं, अपने आज से बन रही हूँ। लॉकेट अब अलमारी में नहीं, मेरे पास था। डर की निशानी नहीं, बल्कि सच की निशानी बन गई थी। और मैं जानती थी कि आगे भी और मुश्किलें आएंगी, लोग सवाल करेंगे, पर अब मैं जवाब देने के लिए नहीं, खुद को बचाने के लिए मजबूत बनी थी। क्योंकि मैं सिर्फ किसी की औलाद नहीं थी, मैं एक इंसान थी। उस दिन के बाद मैंने अपने अंदर एक अजीब सी शांति महसूस की। ऐसी शांति जो सवालों के खत्म होने से नहीं, बल्कि उन्हें अपना लेने से आती है। अब जब सागर मुझे देखते थे तो उनकी आंखों में झिझक नहीं होती थी। वो मुझे समझने की कोशिश नहीं करते थे, बस अपनाने लगे थे। और कभी कभी इंसान को समझे जाने से ज्यादा अपनाया जाना जरूरी होता है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि इंसान की पहचान उसके जन्म से नहीं, उसके कर्मों से बनती है। जिस समाज में हम रहते हैं, वहाँ अक्सर बच्चों को ऐसे शब्दों से बांध दिया जाता है जिनका दोष उनकी जिंदगी में होता ही नहीं। जायज या नाजायज जैसे ठप्पे दरअसल इंसान ने बनाए हैं, कुदरत ने नहीं। किसी बच्चे ने यह नहीं तय किया होता कि वो किस हाल में पैदा होगा, किस घर में आएगा, या उसकी जिंदगी किस मोड़ से शुरू होगी। फिर भी समाज सबसे पहले उसी बात पर उंगली उठाता है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि किसी इंसान को उसके अतीत के आधार पर परखना, उसकी पूरी जिंदगी से नाइंसाफी करना है। और माँ वही नहीं होती जो जन्म दे, बल्कि माँ तो वो होती है जो बिना शर्त बस अपनाए। पालने वाली माँ का दर्जा इसीलिए ऊंचा होता है क्योंकि वो दिल से रिश्ता निभाती है, ना कि खून से। और इसी तरह सास, पति या कोई रिश्तेदार भी तभी अपना कहलाने के हकदार होते हैं जब वो हालात के साथ खड़े रहें, ना कि सवालों की भीड़ में। ये कहानी ये भी बताती है कि चुप रहना कमजोरी नहीं होती। कई बार चुप रहकर सहना, खुद को समेटना और फिर धीरे धीरे खड़े होना सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। हर दर्द का जवाब लड़ाई नहीं होता, कुछ दर्द हमें अंदर से मजबूत बनाते हैं। लॉकेट इस कहानी में सिर्फ एक गहना नहीं, बल्कि सच्चाई की मिसाल है। ऐसी सच्चाई जो पहले डर देती है, लेकिन स्वीकार कर लेने के बाद इंसान को आज़ाद कर देती है। जब इंसान अपने सच से भागना छोड़ देता है, तभी वो सच उसका बोझ नहीं रहता, उसकी पहचान बन जाता है। सबसे अहम बात ये कहानी हमें ये समझाती है कि किसी इंसान को बचाने के लिए पूरी दुनिया से लड़ना ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी सिर्फ इतना काफ़ी होता है कि एक इंसान का रिश्ता बिना सवाल किए साथ खड़ा हो जाए। वही साथ किसी टूटे हुए इंसान को दोबारा से जीना सिखा देता है। इसलिए ज़रूरी है
कि हम समाज के बनाए हुए पैमानों से ऊपर उठें, क्योंकि औलाद जायज़ हो या नाजायज़, गलत कभी बच्चा नहीं होता, गलत होती है सोच, और सही वही इंसान है जो उस सोच को बदलने की हिम्मत रखता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।